आज का जो मेरा टॉपिक है वो मोल्स का है और मोल्स के अंदर ए लेवल्स के अंदर जो मोल्स के क्वेश्चन है उसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने की है। आज सिर्फ मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा जिन क्वेश्चन में केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हेडिंग ऊपर मैंने डाली हुई है कैलकुलेशन फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। और आप ये देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको केमिकल इक्वेशन नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए नज़र नहीं आ रही कि वो तमाम केमिकल इक्वेशंस जो आपके सिलेबस का पार्ट है तो वो कैम्ब्रिज आपको कभी भी नहीं बताएगा। ठीक है, वो आपको खुद लिखनी है, खुद बैलेंस करनी है और फिर उससे आपने रेशो फाइंड आउट करके आंसर निकालना होगा। तो अब ये सारा काम आप कैसे करेंगे, आप इस वीडियो को कंप्लीट तरह देखें तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि 60 मिनट्स के अंदर हम ये जितने भी MCQs करेंगे 25-30 आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि आप अगर इसको खुद भी रीड कर लें तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये अमोनिया फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो हम ये रिएक्शन आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स अमोनिया। अब पहली चीज़ क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहली चीज़ आप ये देखा करें कि इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जिसको आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं वो किस चीज़ के बारे में है। तो आप ये देखें यहाँ पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम गिवन है एट रूम टेम्परेचर। कितना वॉल्यूम नाइट्रोजन का गिवन है, उसने बताया है कि 2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो आप इस वॉल्यूम को मोल में चेंज करेंगे। अब वॉल्यूम को मोल में कैसे चेंज करते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आप जो वॉल्यूम आपके पास गिवन होगा उसको डिवाइडेड बाय 24 कर दें। ठीक है, 2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 24 क्यूबिक डेसीमीटर, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। और अगर रेशो मेथड से करना है तो आप इस तरीके से करें कि 1 मोल जो है, 1 मोल किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है उसमें 24 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो 24 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ एनी गैस मेक्स 1 मोल। तो 2 क्यूबिक डेसीमीटर ये कितने मोल बनाकर देंगी, x मोल बनाकर देंगे। तो अब आप यहां से अगर क्रिस क्रॉस कर लें और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो आपको पता चलेगा 2 डिवाइडेड बाय 24। तो आपके पास जो नाइट्रोजन के मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.0833। अच्छा, ये नाइट्रोजन के मोल्स हैं, राइट। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन के अच्छा, हम हाइड्रोजन के मोल हम क्यों डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को एक्सेस में लिया हो। और आगे ही वो कह रहा है कि ये जो सारे के क्या ये सारे के सारे मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं। उसने कहा है कि जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ 15% रिएक्ट कर रहा है। तो दूसरा काम अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि ये जो मोल्स होंगे 0.0833 इनका 15% निकालूंगा। देखें 15% का मतलब बेसिकली ये है कि 15 डिवाइडेड बाय 100। तो इस वैल्यू को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.0833 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, या इस तरीके से कर लें, या अगर आपने इसकी भी रेशो बनानी है तो आप रेशो से बना लें। रेशो बना लें, कैसे बना सकते हैं रेशो कि इफ़ 100% जो है इतने मोल्स हैं 0.0833, ये 100% मोल है, तो इसका 15% कितना निकलेगा, तो 15% इज इक्वल टू x। तो यहाँ से अगर आप निकालें 0.0833 टाइम्स 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास मोल्स आ रहे हैं, नाइट्रोजन के जो मोल्स हैं वो आ रही हैं 0.0125 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब देखें आपसे वो मैस ऑफ अमोनिया पूछ रहा है, तो आप मैस तो पहले नहीं निकालेंगे, आप पहले मोल ही फाइंड आउट करेंगे। ज़रा आप इक्वेशन में देखें और मुझे बताएं कि नाइट्रोजन और अमोनिया के कितने मोल हैं। डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो बेसिकली 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया बना रहा है। जितने भी नाइट्रोजन के मोल होंगे उसका डबल बनेगा। अगर 2 मोल नाइट्रोजन लेंगे तो 4 मोल अमोनिया बनेगा। कौन बता रहा है आपको, ये केमिकल इक्वेशन बता रही है। ठीक है, तो जितने नाइट्रोजन के मोल आपके पास होंगे उसका डबल अमोनिया बनेगा। अब आपके पास नाइट्रोजन के मोल कितने हैं, 0.0125, तो इसका डबल कर लें 0.0125 टाइम्स 2, तो ये आपके पास जो अमोनिया के मोल आएंगे 0.025 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये आके जी आपके पास अमोनिया के मोल्स। अब लेकिन वो मोल तो नहीं पूछ रहा, वो तो मैस पूछ रहा है। तो कोई मसला नहीं है, आप इन मोल्स को अब मैस में कन्वर्ट करें। रेशो मेथड से भी कर देता हूं, फॉर्मूले से भी कर देता हूं। बेटा देखिए 1 मोल अमोनिया का कितना मैस होता है। आप हमेशा जब भी रेशो मेथड यूज किया करें तो 1 मोल से स्टार्ट किया करें। 1 मोल अमोनिया का मैस होता है 17। कैसे, नाइट्रोजन का 17 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, लेकिन यहां पर 3 हाइड्रोजन हैं, तो 14 + 3 17 ग्राम्स। तो 1 मोल
अमोनिया का मैस है 17 ग्राम, 0.025 मोल्स अमोनिया का कितना मैस होगा x। तो यहाँ से आप बेटा x निकाल सकते हैं, 17 टाइम्स 0.025 डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.425। तो आप देखें ये आपके पास आंसर आ गया 0.425। अगर आपको रेशो समझ नहीं आती तो मोल को मैस में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला लगा लें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस ऑफ 1 मोल। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मोल्स की वैल्यू गिवन है, देखें 0.025, वो आप यहाँ पर डाल दें। मैस इन ग्राम आपको फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे रहने दें। और एम आर ऑफ 1 मोल, अमोनिया के 1 मोल का क्या मैस होता है 17, तो 17 को उधर लेके जाएंगे तो आपके पास मैस इन ग्राम आ जाएगा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप रीड करें तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको देखें केमिकल इक्वेशन उसने गिवन नहीं है, लेकिन ये इसलिए गिवन नहीं है कि ये जो इक्वेशन है ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 0.125 मोल्स ऑफ क्लोरीन इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले इक्वेशन की तरफ चलते हैं, क्लोरीन प्लस NaOH। आपको ये याद रखना है कि जब भी ये रिएक्शन होगा आपके पास 3 चीज़ें बनेंगी, NaCl, NaClO एंड वाटर। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। और आप ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट वाली साइड पर 2 सोडियम है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। 1 मोल ऑफ क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaCl बन रहा है, NaClO बन रहा है, सोडियम क्लोराइड 1 एंड वाटर बन रहा है। आप इक्वेशन को चेक कर लें, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब वो आपसे कह रहे हैं कि क्लोरीन के मोल्स, देखिए इस दफ़ा काम आसान है, क्लोरीन के मोल्स गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि एक जो प्रोडक्ट इसमें बन रहा है वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सोडियम भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, क्लोरीन भी आ रहा है, तो डेफिनेटली वो इस कंपाउंड की बात कर रहा है, NaClO की। और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर 0.125 मोल ऑफ क्लोरीन आप यूज़ करें तो ये बताएं कि जो आपका प्रोडक्ट होगा उसका कितना मैस बनेगा। तो बेसिकली इन दो में रेशो आपसे वो पूछना चाह रहे हैं। तो आप क्लोरीन और NaClO को अब ज़रा बाहर निकाल लें और इनकी रेशो भी देख लें कि इनमें रेशो क्या है, 1:1 है, मतलब क्लोरीन के भी 1 मोल है और NaClO के भी 1 मोल है। इनको ज़रा मैस में कन्वर्ट कर लें कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन का कितना मैस होता है। 1 मोल ऑफ क्लोरीन का जो आपके पास मैस होता है वो आता है, क्लोरीन का 35.5 है, उसको टाइम्स 2 कर लें तो ये आपके पास 35.5 टाइम्स 2, ये आपके पास 71 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ, चलें यहाँ पर 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन मेक्स हाउ मेनी मोल ऑफ NaClO। अच्छा, NaClO का कितना मैस है जी, 1 मोल NaClO का, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है। आप लोग बेटा अपने हाथ में कैलकुलेटर रखेंगे, और ऑक्सीजन का 16 है। तो इस सारे को जब आप सम करेंगे 23 प्लस 35.5 एंड प्लस 16 तो आपके पास आएगा 74.5 ग्राम। तो ये आपको समझ आ गई कि मैंने क्या किया, सिर्फ इन मोल्स को मैस में ट्रांसलेट किया, कन्वर्ट कर दिया। 1 मोल में 71 ग्राम आ रहा है और NaClO के 1 मोल में 74.5 आ रहा है। अब वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि ये बताएं कि 0.125 मोल ऑफ क्लोरीन कितना आपको ये बना कर देगा, ठीक है, 0.125 मोल ऑफ क्लोरीन। तो आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि इस 0.125 मोल ऑफ क्लोरीन को फ़ौरन मैस में कन्वर्ट कर लें। कैसे कर सकते हैं जी आप, मैं ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ। आपने 0.125 मोल्स जो क्लोरीन के हैं इसको मैस में कन्वर्ट करना है। आपको ये पता है कि 1 मोल जो क्लोरीन का होता है उसमें 71 ग्राम आते हैं, तो 0.125 मोल्स जो होंगे क्लोरीन के उसके कितने ग्राम्स बनेंगे। तो आप इसको अगर क्रिस क्रॉस करें 71 टाइम्स 0.125 डिवाइडेड बाय 1 तो आपके पास 8 आ रहा है जी, 8.875। तो 8.875 ग्राम्स मेक्स हाउ मच मैस ऑफ NaClO, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ x कर दिया हमने और इसको आप क्रिस क्रॉस कर लें, 74.5 टाइम्स 8.875 डिवाइडेड बाय 71 तो आपका आंसर आ रहा है 9.3। तो आप देखें ये आपका 9.31 एग्जैक्ट ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मैं जल्दी से दूसरा तरीका भी करा देता हूँ ताकि जिन बच्चों के जहन में कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि आपको ये समझ आ गई थी
कि 1 मोल जो है ना, 1 मोल NaClO13 है, तो 0.125 मोल ऑफ Cl, 0.125 मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने मोल देगा? ज़ाहिर बात है 0.125 ही देगा, क्योंकि रेशो सेम है ना इक्वेशन के अंदर, 1:1। तो अगर क्लोरीन के आप 0.125 मोल यूज़ करेंगे तो NaClO के भी 0.125 मोल यूज़ होंगे। अब आपने क्या करना है जी, इन मोल्स को सिर्फ ग्राम में चेंज करना है। आपको पता है कि 1 मोल NaClO का मैस कितना होता है? अभी हमने निकाला था 74.5। कैसे निकाला था? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16, वो ऐड किया तो 74.5 आ गया। तो 1 मोल में इतना मैस आ रहा है, 74.5 ग्राम्स ऑफ NaClO के। 0.125 मोल्स ऑफ NaClO में कितना मैस आएगा? इसको आप x रख दें, तो यहाँ 74.5 टाइम्स 0.125 अगर आप करेंगे तो वही आपका आंसर आ रहा है 9.31। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरीके से है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, सिर्फ आपको केमिकल इक्वेशन बनाकर देता हूँ। केमिकल इक्वेशन मैं आपको बनाकर दे दूंगा और आप इसको खुद करें, और अगर आपसे नहीं होता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दें, मैं उसको फिर सॉल्व कर दूंगा। इक्वेशन ज़रा देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ क्लोरीन का रिएक्शन वो हॉट एक्वस कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहा है। तो इसकी इक्वेशन देख लें, Cl2 प्लस NaOH, इट गिव्स, आपको इसके प्रोडक्ट याद कर लेने, NaCl, NaClO3 एंड वाटर, ये इसके प्रोडक्ट हैं। इक्वेशन को बैलेंस मैं कर रहा हूँ, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन, 6 मोल्स ऑफ NaOH, 5 मोल्स ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaClO3 एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। ये जी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब आप यहाँ पर वही काम आपने करना है कि ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के मोल्स उसने आपको दिए हुए हैं और वो आपसे पूछ रहा है बेसिकली इस कंपाउंड का मैस, तो आप इसको खुद कैलकुलेट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं आता हूं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ SN4 प्लस आयन विल रिड्यूस MnO4-1 to Mn2 plus and SN2 plus are oxidized to SN4 plus। कि SN2 plus जो है ना वो MnO4 को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, और MnO4 प्लस के अंदर जो Mn है वो Mn2 प्लस में जा रहा है। तो इसको देखिए इस तरीके, और साथ में ये कह रहा है कि जितना भी आपका रिएक्शन होगा ये एसिडिक मीडियम में होगा। तो ज़रा इक्वेशन देख लें, फिर बैलेंसिंग मैं आपको बताता हूँ बाद में। पहले सिर्फ इसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पूरे करना सीख लें कि वो कैसे पूरे करेंगे। SN2 प्लस है, इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? MnO4-1 से। और किस मीडियम में हो रहा है? इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम के लिए H प्लस ये लाजमी डालना है। और क्या चीज़ बन रही है आप देखें इधर, क्या बन रहा है इधर? ये जो Mn है, ये जो आपका Sn है, ये किस में कन्वर्ट हो गया है? SN4 प्लस में। और आपका जो MnO4 है उसके अंदर मैंगनीज किस में चला गया? Mn2 प्लस में। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है तो साथ में वाटर बनता है, तो ये H और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वेशन आपके पास इस तरह है कि ये SN2 प्लस है और इसका रिएक्शन वो MnO4-1-, इसको मैं 1- को ब्रैकेट लगाकर बाहर लिखता हूँ ताकि ये अंडरस्टैंडिंग हो कि ये 1- इस सारे के ऊपर है, और एसिडिक मीडियम के लिए H प्लस एंड इट गिव्स SN4 प्लस Mn2 प्लस और साथ में वाटर। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, दिस इज आ रिडॉक्स इक्वेशन। आपको पता है रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 3-4 स्टेप्स हैं। उसमें स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। तो उसके लिए टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेंशन है 2+, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है 2-, और ये 4 ऑक्सीजन है तो 8- हो जाएगा। और मैंगनीज पर अब आपने ऐसा कोई चार्ज यहाँ पुट करना है कि आंसर 1- आ जाए। तो क्या मैं पुट करूँगा यहाँ 7+। और अब आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर भी आप डाल दें चार्जेस, ऑक्सीजन इज 2-, हाइड्रोजन इज 2+, और एक हाइड्रोजन पर 1+। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किधर हो रही है और रिडक्शन किधर हो रही है। ये देखें, ये दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 2+ से 4+ में जा रहा है। बेसिकली ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कितने? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर आप मैंगनीज को देखें तो मैंगनीज 7+ से
मैगनीज 2+ में जा रहा है, तो 7 पहले इसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए, इसका मतलब है इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें रूल नंबर 2 ये है कि आप जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं वो लाजमी बात है इक्वल होने चाहिए। देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि टिन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और मैगनीज 5 गेन कर ले। कैसे 5 गेन कर लेगा जब इसको 5 किसी ने दिया ही नहीं है। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 2 10 हो जाएगा, और इस ऊपर वाले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना इस डिजिट से, इस इंटीजर से, ये आपको बेसिकली हेल्प करेगा इसके मोल्स फाइंड आउट करने में। अब ये देखिए ये 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां 10 होगा मैं वहां वहां 5 लगा दूंगा दोनों साइड पर। तो आप ये देखिएगा 5 मोल ऑफ SN2+, और यहां पर भी ये 5 मोल ऑफ SN4+, और जहां जहां मैंने 2, जहां जहां ये मैगनीज होगा, मैगनीज, वहां वहां मैं 2 लगाऊंगा। तो अब आप ये देखिएगा कि यहां पर 2 मोल्स ऑफ MnO4 1 माइनस H+ अभी फिलहाल ऐसे ही जाने देते हैं, और यहां पर भी मैगनीज आ रहा है तो 2 इधर भी लगाऊंगा जी, 2 मोल्स ऑफ Mn2+, और आगे वाटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, इक्वेशन बैलेंस। ये भी वही MCQ चल रहा है, ये बात ज़हन में रहे। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप चार्जेस बैलेंस करते हैं दोनों साइड पर, के इक्वेशन के राइट और लेफ्ट साइड पर चार्जेस कितने कितने हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन को भी आप छोड़ देंगे, उसकी रीजन अभी आपको समझ आ जाएगी क्यों। जरा चार्जेस काउंट करते हैं। एक टिन पर कितना चार्ज है 2+, और 5 टिन पर कितना होगा, जाहिर बात है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप। एक टिन पर 2+ चार्ज है, 5 टिन पर हो जाएगा +10। एक मैगनीज पर 1- चार्ज है, मैगनीज नहीं, मैगनेट MnO4 1-, और 2 पर कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये -2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दें, +10 और -2, आपके पास +8 इज द आंसर। +8 चार्ज है आपके इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर। अगर आप राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो वाटर तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसको आप छोड़ दें, और अगर इनके चार्जेस की बात करें तो एक टिन पर 4+ चार्ज है, 5 पर कितना होगा, 5 4 20, +20 चार्ज ये है आपके पास, और एक मैगनीज पर 2+ चार्ज है, 2 पर कितना होगा, +4। तो ओवरऑल चार्ज ये कितना बन रहा है, +24। आप देख सकते हैं कि ये चार्जेस दोनों साइड पर इक्वल है, नहीं, कितना कम है। अब आपने दोनों साइड पर चार्जेस पूरे करने हैं, ठीक है। तो चार्जेस पूरे करने के लिए हम इस हाइड्रोजन आयन से हेल्प लेंगे। जितने चार्जेस कम होंगे उतने हम हाइड्रोजन आयन के पीछे कॉफिशिएंट लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि 24 और 8 को अगर आप वो करें तो 24 और 8 का डिफरेंस निकालें तो 16 चार्जेस इस साइड पर कम है, तो मैं हाइड्रोजन आयन के शुरू में क्या लगा दूंगा, 16H+, ठीक है। ये 16H+ मैंने कहाँ लगा देना है, हाइड्रोजन आयन के बैक साइड पर। अब यहां से मेरे पास चार्जेस इक्वल हो गए हैं, अब मैं नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लूंगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है 16, तो यहाँ 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से, और अब आपकी ये इक्वेशन जो है बिल्कुल बैलेंस हो गई है। अब आप इस बैलेंस इक्वेशन की हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये था जी हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में मैं अगर कॉफिशिएंट यहीं पर लगा दूं, कॉफिशिएंट ये थे कि यहाँ पर था जी 5 मोल ऑफ SN, और यहाँ था जी आपके पास 2 मोल्स ऑफ MnO4 -1, यहाँ 16 मोल था, यहाँ पर आपके 5 मोल थे, यहाँ पर आपके 2 मोल थे, और यहाँ पर आपके पास 8 था। अब क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैंगनीज आयंस आर फॉर्म्ड when a solution containing 9.5 gram of SnCl2 is added। ये जी SnCl2, देखें SN2+, SN2+ का मतलब है कि इसके साथ 2 क्लोरीन्स इन्वॉल्व हैं। अगर आपको आयनिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है तो SnCl2 के अंदर आप देख सकते हैं कि टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होगी। तो आप जल्दी से SnCl2 के अंदर इस टिन 2+ के मोल निकाल लें। 9.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 190, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं 9.5 डिवाइडेड बाय 190। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बाज़ बच्चों को ये भी होता है, मोल्स तो मैंने निकाल लिए हैं इसके 0.05, ठीक है, ये मोल्स आ रहे हैं जी टिन 2+ के। तो आपने इससे बताना है जी कि मैंगनीज के कितने मोल्स होंगे। तो इसका मेरा ख्याल है इसको भी हम वहाँ पर करते हैं। ये जी, ये आपके पास मोल्स आ गए हैं इसके 0.05 मोल्स ऑफ टिन,
आपने इसके हेल्प से मैंगनीज के मोल निकालने हैं, तो आप इसकी रेशो बना लें, SN2 प्लस और मैंगनीज रेशो। अब आप इक्वेशन में देखिए कितने कितने मोल दोनों के यूज हो रहे हैं। टिन 2 प्लस के मोल्स यूज हो रहे हैं 5 मोल, और मैंगनीज के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। तो अगर 5 मोल ऑफ टिन क्लोराइड यूज होगा तो 2 मोल ऑफ मैंगनीज आयंस आर फॉर्म्ड। और आप कितने यूज कर रहे हैं, 0.05 मोल्स, तो मैंगनीज आयन के कितने मोल बनेंगे, x। तो यहां से आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 0.05 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका ये जो x आ रहा है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0.02। तो हम चेक कर लेते हैं क्या 0.02 कोई आंसर है या नहीं है। तो 0.02 आपके पास ये आंसर आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि ये जो आपने मोल निकाले हैं ना 0.05, क्योंकि मैंने 9.5 ग्राम ऑफ टिन क्लोराइड को डिवाइड किया 190 से, 9.5 को 190 से डिवाइड किया, 9.5 को 190 से। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ज़रा ठीक कर लीजिए। 9.5 ग्राम जो मैस है वो टिन क्लोराइड का है, ठीक है। अब यहाँ पर और 190 जो है ये टिन क्लोराइड का फॉर्मूला मैस है। जब मैंने इसको डिवाइड किया 9.5 डिवाइडेड बाय 190, तो अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन कहते हैं कि ये जो मोल्स आए हैं 0.05 मोल्स, ये तो टिन क्लोराइड के मोल्स हैं। ये किसके मोल हैं, टिन क्लोराइड के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कि ये टिन क्लोराइड के ही मोल्स हैं। अगर आप इसमें टिन के मोल निकालना चाहते हैं तो ये देख लें, टिन क्लोराइड जो है इसको जब आप आयोनाइज करते हैं तो टिन 2 प्लस बनता है और 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन बनता है जब ये आयोनाइज होगा। तो आप जरा मोल चेक कर लें कि एक मोल अगर टिन क्लोराइड का होगा तो टिन आयन के कितने मोल बनेंगे, 1 मोल बनेंगे, और क्लोराइड आयन के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। तो 1 मोल ऑफ टिन क्लोराइड गिव्स 1 मोल ऑफ टिन। तो अगर आप 0.05 मोल्स टिन क्लोराइड के लेते हैं तो टिन के आयंस भी कितने बनेंगे, 0.05 ही बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वहीं से कंसिडर कर लिया था कि जितने मोल टिन क्लोराइड के होंगे टिन के भी उतने ही होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम इस पर काफ़ी टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स हैं इनकी थर्मल डिकम्पोजिशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो इसको जब भी ग्रुप 2 के मेटल नाइट्रेट्स, ग्रुप 2 के या ट्रांजिशन मेटल के नाइट्रेट्स आप जब भी डिकम्पोज करते हैं तो क्या चीज़ बनेगी, मेटल ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो इस की इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, MgNO3 whole twice, it gives MgO plus 2 moles of nitrogen dioxide plus half mole of oxygen। ये मैंने बैलेंस करके लिखी है। वो कह रहा है कि जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं कि वन ऑफ द गैसेज रिलीज इज एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, एक गैस जो है ना उसमें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। 7.4 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस मैग्नीशियम नाइट्रेट इज हीटेड। आपने कितना मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज किया, 7.4 ग्राम। और आपसे वो पूछ रहा है कि ये बताएं कि व्हाट मैस ऑफ NO2 इज फॉर्म्ड। ये आपको बेटा बताना है। तो यहाँ पर बड़ा आसान है, आप इसको डायरेक्ट मैस टू मैस उससे भी कर सकते हैं, मोल्स पर भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मोल्स पे जाएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पर इनकी ज़रा रेशो बना लें, मैग्नीशियम नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, कि 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट का है और कितने मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं, 2 मोल्स यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं। अच्छा, 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट का मैस कितना होता है, तो 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट का आप मैस कैलकुलेट करेंगे और आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, कितने ऑक्सीजन है जी, 3 2 6 ऑक्सीजन है। तो 6 को मल्टीप्लाई करें आप 16 से, 96 आ जाएगा। फिर प्लस करें, नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, 2 नाइट्रोजन है। तो एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का क्या होगा, 28। तो 96 प्लस 28, और मैग्नीशियम एक ही है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। तो इस सारे को सम करें तो आपके पास 148 आ रहा है, 148 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। अच्छा, 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या मास होगा, पहले 1 मोल का निकाल लें। नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16 टाइम्स 2, तो 14 प्लस 32 ये 46 आ गया। 1 मोल नाइट्रोजन का मास 46 है, आपने 2 का निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो ये 92 आ जाएगा जी।
तो अब देखिए आप बड़ा आसान आपने काम कर लिया है कि 148 ग्राम अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा तो NO2 92 ग्राम्स बनेगा। वो आपसे पूछता है 7.4 ग्राम कितना देगा, तो 7.4 ग्राम आपको x ग्राम देगा, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 7.4 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 148 इज इक्वल टू x। तो आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पर 148 से डिवाइड किया, 4.6 इज द आंसर। तो आप ये देख सकते हैं ये आपका आंसर है। अच्छा, जब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ज़बानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने ओ लेवल्स के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मेटल जो है, सोडियम मेटल, वो अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, राइट। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देखें कि आपको ये अल्कोहल का H दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का H है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का H है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का H है। तो अगर आप सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं और एक्सेस ऑफ सोडियम मेटल लेते हैं तो 4 मोल ऑफ सोडियम मेटल क्या करेंगे, एक सोडियम मेटल इधर आ जाएगा, एक सोडियम मेटल इस H के साथ, एक सोडियम मेटल इस H के साथ और एक सोडियम मेटल इस H के साथ। तो बेसिकली कितने हाइड्रोजन्स यहाँ से निकलेंगे, 4 हाइड्रोजन्स निकलेंगे और वो 2H2 की फॉर्म में आएंगे ना, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व्ड व्हेन एन एक्सेस ऑफ सोडियम मेटल, तो आप कहेंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आए, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी ग्रुप 2 के मेटल नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन। द नाइट्रेट्स ऑफ बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड स्ट्रोंशियम all decompose in the same way when heated. 2 ग्राम of one of these anhydrous, anhydrous बोलते हैं जिसमें वाटर ना हो, nitrates is decomposed, 1.32 ग्राम of gas is produced. What is the nitrate? तो बेसिकली यहाँ पर आपने अब मेटल नाइट्रेट का नाम बताना है कि कौन सा मेटल नाइट्रेट है जो इतने ग्राम ऑफ गैसेस को रिलीज कर रहा है। तो अब आपको मेटल नाइट्रेट का नाम नहीं पता, मेटल का नाम नहीं पता, तो अब आप इस तरह करें कि मेटल की जगह M लिख लें और ग्रुप 2 का है NO3 पर क्योंकि -1 चार्ज होता है तो ये क्रिस क्रॉस करके MnO3 होल ट्वाइस। इसको जब आप डिकम्पोज करेंगे तो आपको मैंने ऊपर भी बताया रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड बनता है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनती है। अब उसने जो एनहाइड्रस मेटल नाइट्रेट लिया है वो कितना लिया है जी, वो उसने ये लिया है 2 ग्राम, ठीक है, और 1.32 ग्राम ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड। अब यह देख सकते हैं कि ये 2 गैसेस बन रही हैं। देखें, सॉलिड तो होगा मेटल ऑक्साइड, अब जब आप मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे ना तो MO तो क्योंकि सॉलिड है वो तो अंदर ही रह जाएगा उसी क्रूसिबल में जिसमें आप हीट कर रहे हैं, MO वहीं पर रह जाएगा और NO2 और O2 क्योंकि गैस है तो ये एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। तो इन गैसेस की वजह से मैस लॉस होगा। कितना मैस लॉस हुआ उसने जो कैलकुलेट किया उसको पता चला कि 1.32 ग्राम, ठीक है, 1.32 ग्राम जो है मैस लॉस हुआ जब आपने 2 ग्राम मेटल नाइट्रेट को डिकम्पोज किया। तो यहीं से आपकी रेशो बन गई है कि 1.32 ग्राम ऑफ गैसेस आर रिलीज्ड व्हेन यू बर्न 2 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट, ठीक है। अब मैं इक्वेशन से हेल्प लेता हूं। इक्वेशन में आप जरा इस तरह करें कि 2, अब देखिए ये मैस टू मैस रेशियो है ना बेटा, दिस इज मैस टू मैस रेशियो, तो इसलिए मुझे मोल पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अब इनके मैसेज निकालता हूं। 2 मोल ऑफ NO2 का मैस निकालता हूं और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का। तो 2 मोल ऑफ NO2 का मैस कैसे निकालता हूं, पहले 1 मोल का निकाल लें, उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का 16, 2 ज़ा 32, तो 32 प्लस 14 अगर आप करें तो ये क्या हो जाएगा जी, 46 आ जाएगा। 46 टाइम्स 2 कर लें तो ये 92 है। 2 मोल्स NO2 का मैस 92 और देखें ये हाफ मोल ऑक्सीजन है। आप चलें 1 मोल का निकाल लें, 1 मोल ऑफ O2 का मैस होता है 32 और हाफ मोल का कितना होगा, 16 होगा। तो 92 प्लस 16 कितना हो जाएगा जी, इसको आप कैलकुलेट कर लें। 92 प्लस 16 ये आपके पास आ रहा है 108 ग्राम। अब ये मैं क्या करने जा रहा हूँ कि NO2 और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, 108 ग्राम of gases will released when you burn 1 मोल ऑफ मेटल नाइट्रेट, ठीक है, 1 मोल, ये 1 मोल है ना, लेकिन 1 मोल का हमें मैस नहीं पता तो मैं यहाँ x लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख लें कि मैंने 108 क्यों निकाला, क्योंकि इक्वेशन में 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाफ मोल ऑक्सीजन थे, तो मैंने इनका जो मॉलिक्यूलर मैसेज थे वो मैंने सम करके निकाले 108, ठीक है।
और 108 गैसेस कब रिलीज होंगी? जब आप कितने मोल मेटल नाइट्रेट को बर्न करेंगे? 1 मोल ऑफ मेटल नाइट्रेट को। लेकिन 1 मोल ऑफ मेटल नाइट्रेट का मैस ही तो हमारे पास गिवन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर x लिख दिया है। अब आप यहाँ पर क्रिस क्रॉस कर लें। क्रिस क्रॉस कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू 108 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 1.32। तो अब आप देखें 108 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 1.32, तो आपके पास ये जो x का मैस आ रहा है ये है 163.6। अब आपने क्या करना है जी? अब आपके पास x आ गया है। x क्या आ गया है? 163.6। बेसिकली ये 163.6 ना इस मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला मैस है। तो अब हम यहाँ से m की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखें, ये इस तरह करके इसको 163.6 करें। m इज अननोन, ठीक है, ऐसे ही रहने दें। कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर? 2 नाइट्रोजन है, 2n। कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है, और ये 163.6 है। इनकी वैल्यूज पुट कर दें। m ऐसे ही आएगा, नाइट्रोजन 14 2 28, ऑक्सीजन को 16 टाइम्स 6 कर दें तो ये 96 हो जाएगा, इज इक्वल टू 163.6। तो मेटल की वैल्यू आपने निकालनी है 163.6 माइनस 28 माइनस 96। तो आप इसको सॉल्व कर लें। अगर 96 124 163.3 माइनस 124, तो ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर 39.3 आ रहा है। तकरीबन ये 40 ही आप इसको अगर एज्यूम करें तो आपको पता है 40 किसका मैस होता है? कैल्शियम नाइट्रेट का। तो दिस इज योर आंसर। इस तरह अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं इसको क्वेश्चन नंबर 8 के बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो हम इसमें 2-3 मेथड देख लेते हैं। पहला मेथड जो मैं आपको कराऊंगा वो आसान मेथड है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है। दूसरा मेथड जो आपको कराऊंगा वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो शॉर्टकट है। तो दोनों मेथड आप देख लीजिएगा, जो आपको आसान लगता है आप उसको कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे कह रहा है कि आपके पास एक मेटल है जिसका मैस है 1.15 ग्राम। उसको आपने 300 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन में बर्न किया और एक ऑक्साइड बन गया। व्हाट कुड बी आइडेंटिटी ऑफ मेटल? तो इसके लिए आप अगर 1 बाय 1 तमाम इक्वेशंस को बर्न करें। फॉर एग्जांपल मैं पहले क्या करता हूँ जी, चलिए सोडियम से स्टार्ट करते हैं जी। सोडियम से, तो सोडियम की मैं इक्वेशन लिखता हूँ पहले कि जब मैं सोडियम को बर्न करता हूँ तो क्या बनता है? Na2O बनता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब देखें कितने सोडियम है इधर? 2 सोडियम। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो ये 2 किया, तो सोडियम आपको अब 4 नज़र आ रहे हैं इस साइड पर, तो यहाँ पर 4 मैंने लगा दिया। अब आप ये देखें कि उसने कितना यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ किया है? 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप इस वॉल्यूम को मोल में चेंज कर लें। अगर मोल में चेंज कर लेते हैं तो आसान है, अगर नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप इसको मोल में चेंज कर लें। तो 300 डिवाइडेड बाय 24,000, तो आपके पास कितने मोल्स आएंगे? आपके पास जो मोल्स आ रहे हैं ऑक्सीजन के वो 0.0125 है। तो अब आप रेशो चेक कर लें कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो सोडियम कितना बर्न हो रहा है? 4 मोल ऑफ सोडियम। और अगर 0.0125 मोल ऑक्सीजन बर्न होगा तो कितना सोडियम बर्न होगा? ज़ाहिर बात है इसका 4 टाइम ज़्यादा बर्न होगा। तो अब आप ऑक्सीजन कितना यूज़ होगा, इस वैल्यू को 0.0125 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो सोडियम बर्न हो रहा है 0.05 मोल्स ऑफ सोडियम इज यूज। ये मोल्स हैं, ठीक है, ये हमने मोल्स निकाले अभी। अब आप इन मोल्स को मैस में चेंज करेंगे। मोल को मैस में चेंज करना बड़ा आसान है। आपको पता है कि 1 मोल जो सोडियम है इसका मैस कितना होता है? 23 ग्राम। तो 0.05 मोल सोडियम का कितना मैस होगा? x। अगर तो आपका आंसर आ गया 1.15 तो इसका मतलब है यही सोडियम है। देख लेते हैं 23 टाइम्स 0.05, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका आंसर 1.15 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आपका जो मेटल बर्न किया था वो ये सोडियम ही था। तो आंसर आपका डी है। लेकिन हम एक और चेक करते हैं, कैल्शियम को चेक करके देखते हैं कि वो क्यों रॉन्ग है। कैल्शियम, ठीक है। अब कैल्शियम के लिए भी बड़ा आसान है। आप क्या करें कि आप कैल्शियम की यही इक्वेशन जो है बना लें। कैल्शियम की आप अगर ये इक्वेशन बनाते हैं, कैल्शियम प्लस O2 इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब आपको वो कह रहा है कितना ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं आप? 300 क्यूबिक सेंटीमीटर।
तो ज़रा 300 क्यूबिक सेंटीमीटर के मोल निकाल लें, डिवाइडेड बाय 24,000, इसको 24,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे 0.0125। अच्छा, अब रेशो चेक करें जी, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने मोल कैल्शियम बर्न करने आपने? 2 मोल, ठीक है। तो अगर 0.0125 मोल ऑक्सीजन के होंगे तो इसके लिए कितने मोल कैल्शियम यूज होंगे? इसका 2 टाइम। तो 0.0125 टाइम्स 2 आप जब करते हैं तो आपके पास आएगा 0.025, ये मोल्स आ गए जी कैल्शियम के। अब इन मोल्स को आपने मैस में चेंज करना है। आपको पता है कि 1 मोल कैल्शियम का मैस कितना होता है? 40, और 0.025 मोल ऑफ कैल्शियम का कितना मैस होगा? x। अब देखेंगे आंसर क्या 1.15 आ रहा है? अब बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि सोडियम हम बता चुके हैं, सोडियम इसका आंसर है। तो 40 इंटू 0.025, तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 1, तो इसलिए अब आपका ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो एक मेथड ये होता है कि आप चारों इक्वेशंस, आपको इसमें ये लेंथी मेथड इसलिए कि आपको पहले कैल्शियम के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन मैग्नीशियम, देन पोटाशियम, देन सोडियम, और फिर आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको एक शॉर्टकट मैं इसका मेथड बताऊं, वो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है आसान, इतना मुश्किल भी नहीं है। चलें उसको हम देख लेते हैं जी कि वो मेथड क्या है। अब देखें, आपको क्योंकि इसके अंदर जो मेटल्स दिए हुए थे, आप एक मिनट ज़रा इस क्वेश्चन को अगर देखें तो कैल्शियम मैग्नीशियम दिया हुआ है और पोटाशियम सोडियम दिया हुआ है। मतलब फर्स्ट 2 मेटल जो हैं वो सेकंड ग्रुप के हैं और लास्ट 2 मेटल्स फर्स्ट ग्रुप के हैं। तो आप ये करें कि आप दोनों की इक्वेशन ज़रा बना लें। देखें, अगर आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, राइट। इसी तरह अगर आप कैल्शियम को बर्न करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर ग्रुप 1 के मेटल्स को आप बर्न करते हैं तो ये इक्वेशन आपके सामने थी जो भी हमने बनाई। इसी तरह अगर आप पोटाशियम को बर्न करेंगे तो ये चीज बनेगी। अब आपने क्या करना है? अब आप जो है ना कोई एक ऐसी जनरल इक्वेशन बनाएं जो कि इन चारों को रिप्रेजेंट करे, या इन दोनों को, ये आप 1 और ये 2, आप एक ऐसी जनरल इक्वेशन बनाएं जो कि इन दोनों को कवर कर ले। कैसे कवर कर सकती है वो ये देखें। अगर मैं इस तरह लिखूं मेटल, अगर 2 लिखता हूं ना 2m, तो वो तो सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करेगी, ग्रुप 2 के मेटल को, ग्रुप 4 को नहीं, इसको नहीं कर रही, ग्रुप 1 के मेटल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो मैं यहां लिखता हूं 2xm। अब x अगर मैं 1 रखूंगा तो ग्रुप 1 को इसको यहां पर इसका रिप्रेजेंट करेगी, ग्रुप 2 के मेटल्स को, ठीक है। और अगर मैं यहां पर x को 2 रख दूंगा तो 2 2 4, वो इसको रिप्रेजेंट कर देगी, प्लस O2 इट गिव्स। अब मैंने जनरल इक्वेशन ऐसे बनानी है कि ये मेटल ऑक्साइड भी कवर हो, ये मेटल ऑक्साइड भी कवर हो। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 2MO, अगर ऐसे करता हूं, वो तो सिर्फ ग्रुप 2 के मेटल को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रुप 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो मैं यहां लिखता हूं 2MXO। तो x को 1 रखेंगे तो ग्रुप 2 के मेटल रिप्रेजेंट हो जाएंगे, x को 2 रखेंगे तो ग्रुप 2 के मेटल रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब देखें आपने क्या करना है कि उसने कहा है कि 300 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन यूज हुई और इसको बर्न करने के लिए कितना मेटल आपको चाहिए था? 1.15 ग्राम ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। इतना मेटल आपको रिक्वायर्ड था 300 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन के लिए। तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने? आप देखें इसमें एक चीज कॉमन है ना, सब में 1 मोल है। तो आप 1 मोल ऑक्सीजन के लिए फाइंड आउट करें। 1 मोल ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होता है? 24,000। तो 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए आपको कितना मेटल चाहिए होगा? तो यहां पर आप क्या करें, यहां पर आप मेटल की वैल्यू जरा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो एक्स आपके पास आएगा 92। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए कि 92, तो यहां पर किसी का भी एटॉमिक मास नहीं है। मैग्नीशियम का कितना है जी? 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 48 आएगा। कैल्शियम का कितना है? 40 है। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 80 आएगा। सोडियम का कितना है? 23। तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो मेटल था वो सोडियम था। तो ये था, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इससे आपको हर इक्वेशन के बार बार फाइंड आउट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज जनरल इक्वेशन। अब आपकी मर्जी है कि आपने उस मेथड से करना है, आसान वाले से करना है, लेकिन वो लेंथी है। अगर मुश्किल मेथड से करना है तो ये थोड़ा शॉर्टकट है, टाइम सेविंग है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है और इस क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि आपके पास एक एल्यूमिनियम कंपाउंड है, एल्यूमिनियम कंपाउंड, इसके भी 2 मेथड है। जो आसान मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो पहले वो कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम कंपाउंड है X, उसका आपने रिएक्शन किया वाटर के साथ। अच्छा, एल्यूमिनियम कंपाउंड अब कौन सा है?
इन चारों में से कोई है, लेकिन हमें नहीं पता कि Al2 है, Al3 है, Al4 है, तो हम AlXCy कर देते हैं क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज़ नहीं पता। इसका जब उसने रिएक्शन किया विद वाटर तो आपके पास एक कोई हाइड्रोकार्बन बना है, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा हाइड्रोकार्बन है। उस हाइड्रोकार्बन को आप जब मजीद बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ये अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितना बना है ये आप जरा देखें। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 72 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो यहां से आपको एक हिंट मिल रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फाइंड आउट करें। 72, आपको पता है कि एक मोल जो गैस होती है, 1 मोल ऑफ गैस, इसका वॉल्यूम कितना होता है 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 72 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल आएंगे, तो आप यहाँ से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो जिन शॉर्टकट लगाना है तो आप फार्मूला यूज़ कर लें 72 डिवाइडेड बाय 24,000। तो आपके पास जो मोल्स आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो आ रहे हैं 0.003। ये मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। अच्छा, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस तरह मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ ना यहाँ पर C2H6, इसको बर्न करता हूँ इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे 2 मोल्स और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। अच्छा, जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं ना, तो उतने ही मोल कार्बन एटम के होते हैं उस फार्मूला में। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के अगर 2 मोल बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे आपके फार्मूला में। इसी तरीके से यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बन रहे हैं वो हैं 0.003। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कार्बन एटम्स के मोल होंगे फार्मूला में वो भी इतने होने चाहिए 0.003। तो इसका एक मेथड अब ये है कि अब इन चारों फार्मूलाज में देखें कि किस फार्मूला के अंदर कार्बन एटम के मोल 0.003 हैं। तो मैं इस तरह करता हूं, मैं आपको एक का चेक करके दिखा देता हूं। आंसर जो आंसर ये उसी का चेक करके दिखाता हूं, Al4C3। और ये चेक करके देखेंगे कि इस Al4C3 में जो कार्बन एटम के मोल हैं आया वो 0.003 है या नहीं। तो Al4C3 इसके अंदर हमने देखना है। सबसे पहले आप देखें कि इसका फॉर्मूला मैस क्या है। 4 एल्यूमिनियम है, 3 कार्बन है। एल्यूमिनियम का मैस होता है 27, कार्बन का मैस होता है 12। तो 27 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें प्लस 12 3 से 36 हो गया, तो ये आपके पास टोटल मैस आ रहा है 144 ग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 144 ग्राम ऑफ Al4C3, इसके अंदर कार्बन का मैस कितना है 36 ग्राम है, ठीक है। ये कार्बन का मैस आ रहा है ना इस साइड पे, ये तो 144 ग्राम में 36 ग्राम है। अब जरा क्वेश्चन पे फिर आए, उसने इक्वेशन में कितना यूज किया जी मैस। उसने जो मैस यूज किया है वो है 0.144 ग्राम। ये उसने एल्यूमिनियम कंपाउंड का मैस यूज किया है 0.144 ग्राम्स। तो अब आप यहां पर 0.144 ग्राम ऑफ Al4C3 में देखें कि कार्बन का कितना मैस आ रहा है। पहले मैस निकालेंगे, तो यहां से अब हम x इज इक्वल टू 0.144 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 144। या आप अगर करें 0.144 टाइम्स 36 डिवाइडेड बाय 144, तो ये आपके पास मैस ऑफ कार्बन एटम आएगा 0.036। दिस इज द मैस ऑफ कार्बन, ठीक है, क्योंकि मैस चल रहा है ना ऊपर यहाँ पर। अब आप मोल निकाल लें। मोल कैसे निकालेंगे कि इसी वैल्यू को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें कि एक मोल कार्बन जो है, एक मोल कार्बन, इसका मैस है 12 ग्राम और 12 ग्राम मेक्स 1 मोल। तो आप बताएं 0.036 ग्राम्स मेक हाउ मेनी मोल एक्स। तो यहां पर आप 0.036 ये आपके पास मैस है डिवाइडेड बाय 12 करें, तो आपके पास जो मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.003। तो आपको ये बात पता चल गई है अब यहाँ पर कि जो ये कंपाउंड है Al4C3, इसके अंदर कार्बन के मोल 0.003 हैं। इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड के भी जो मोल्स हैं वो 0.003 हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये आसान है, तो आप इसी मेथड के साथ ही रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। इसमें सिंपल आपको एक केमिकल इक्वेशन बनानी है और केमिकल इक्वेशन बनाएंगे तो आपको आंसर भी फ़ौरन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपको वो कह रहा है कि लेड 4 क्लोराइड, मैं इस इक्वेशन को चले लिखता हूँ,
लेड 4 क्लोराइड Pb4+, ये रिएक्शन कर रहा है ब्रोमाइड आयन के साथ Br-1, और क्या बन रहा है जी, ब्रोमीन बन रहा है। देखें ब्रोमीन का फार्मूला होता है Br2, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। और क्या बन रहा है, और ये खुद Pb2+ में जा रहा है। ये मैंने आयनिक इक्वेशन बनाई है। अगर आपको आयनिक इक्वेशन नहीं बनानी, आप कहते हैं जी मैंने पूरी इक्वेशन बनानी है, तो आप वो भी बना सकते हैं। कैसे, लेड 4 क्लोराइड, तो PbCl4 कर ले। अगर आपने, वैसे इससे भी आंसर आ जाएगा, आप इससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। तो PbCl4, it react with sodium bromide 2NaBr, it gives Br2 plus PbCl2 प्लस, देखें अब यहाँ पर आपके ये सोडियम बचे हुए हैं, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन्स, तो इसको 2NaCl कर दें। तो आप ये इक्वेशन यूज़ करें या ऊपर वाली इक्वेशन, आपका आंसर सेम आएगा। मैं आयनिक इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ज़रा देखें इसमें आपने क्या करना है जी। इस क्वेश्चन में उसने आपको लेड 4 क्लोराइड का मैस दे दिया है 6.980, 6.980, और इसको आपने ऐड किया है एक्सेस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन में, व्हाट मास ऑफ ब्रोमीन इज प्रोड्यूस। अब आपने इसके मोल्स निकालने हैं, तो कभी भी इसको लेड के एटॉमिक मास से डिवाइड ना कीजिएगा, इसको आपने डिवाइड करना है लेड क्लोराइड के एटॉमिक मास से, राइट। तो लेड क्लोराइड का एटॉमिक मास अब आप निकालेंगे। पीबी का जो होता है ना एटॉमिक मास, PbCl4 है ये बेसिकली, तो पीबी का होता है 207 और एक क्लोरीन का होता है 35.5। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 207 आप ऐड कर लें, तो आपके पास 349 आ जाएगा, राइट, 349। तो आप इस वैल्यू को 349 से डिवाइड करें ताकि लेड क्लोराइड के मोल्स आ जाएं आपके पास। तो ये आ रहा है 6.980 डिवाइडेड बाय 349, तो ये आपके पास जो मोल्स आएंगे 0.02 मोल्स ऑफ लेड 2 क्लोराइड। अब आप ज़रा इक्वेशन में देखें कि इक्वेशन में लेड 4 जो क्लोराइड है और जो ब्रोमीन है, उसमें मोलर रेशो क्या है, सेम है, 1:1 है। 1 मोल इसके यूज़ हो रहे हैं और 1 मोल ब्रोमीन के ही बन रहे हैं। तो अगर आप 0.02 मोल ऑफ लेड 4 क्लोराइड यूज़ करते हैं, तो जो ब्रोमीन के मोल्स होंगे वो भी इतनी आएंगे, 0.02। तो ये आपने ब्रोमीन के मोल निकाल लिए। अब आपने इसका मैस निकालना है, तो मैस निकालने के लिए आपको पता है कि 1 मोल ऑफ ब्रोमीन जो है उसका मैस होता है, एक ब्रोमीन का होता है 80, तो ब्रोमीन 2 की फॉर्म में है यहाँ पर, तो 160 ग्राम हो जाएगा जी। तो 0.02 का कितना होगा जी, x होगा, तो 160 डिवाइडेड बाय 0.02, तो आपके पास 3.2 आंसर आ रहा है। 3.2 देखें, ये क्लोजेस्ट वैल्यू ये यहाँ पर बन रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी कराता हूँ। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो आपसे ये पूछ रहा है कि विच एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड रिक्वायर्ड द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। कह रहा है कि आपने 1 मोल एल्यूमिनियम को बर्न करना है, 1 मोल मैग्नीशियम को बर्न करना है, 1 मोल आपने फास्फोरस को बर्न करना है और 1 मोल ही आपने सोडियम को बर्न करना है। और ये बताएं कि जब 1 मोल बर्न करेंगे तो कहाँ पर मिनिमम ऑक्सीजन आपको चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक न्यू पेज ओपन करते हैं, यहाँ पर देखिएगा जी। अच्छा, एल्यूमिनियम को पहले बर्न करते हैं जी। एल्यूमिनियम को आपको पता है कि जब भी एल्यूमिनियम को बर्न करते हैं तो क्या बनता है जी, ऑक्साइड Al2O3। 2 एल्यूमिनियम्स हैं, यहाँ 2 करते हैं, देयर आर 3 ऑक्सीजन, तो ये 3/2। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें। अच्छा, 3/2 का क्या मतलब है, आप यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि जो 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है 1.5, तो हम इसको काट कर 1.5 लिखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी आसानी हो। लेकिन वो ये कह रहा है कि 1 मोल एलिमेंट के लिए बर्न करना है। 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए आपको जी, 1.5। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, अगर मैं 1 मोल लेता हूँ तो 1.5 को भी मैं हाफ कर देता हूँ, तो ये कितना आ रहा है, 0.5। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए आपको जो ऑक्सीजन चाहिए वो 0.75 मोल ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब दूसरे करते हैं जी। दूसरा कौन सा एलिमेंट उसने दिया हुआ था आपको, दूसरा एलिमेंट जो उसने दिया है वो है मैग्नीशियम। जरा मैग्नीशियम को बर्न करके देखते हैं। मैग्नीशियम को जब आप बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2, और आपको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखें, 2 मोल मैग्नीशियम के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो 1 मोल मैग्नीशियम का पूछ रहा है। तो 1 मोल मैग्नीशियम के लिए आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से आपको
मैग्नीशियम की वैल्यू भी मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे तो आपको पता चल रहा है ऑक्सीजन कितना यूज़ हो रहा है, 0.5। अब तीसरा जो उसने एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है वो है फास्फोरस। फास्फोरस प्लस O2, इट गिव्स P2O5। फास्फोरस यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 5 हैं तो यहाँ पर 5/2। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें कि 5 डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास 2.5 आ जाएगा, तो मैं इसको रब करके यहाँ लिखता हूँ 2.5। लेकिन वो आपसे 1 मोल फास्फोरस का पूछ रहा है, तो 2 मोल के लिए 2.5 है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ फास्फोरस। और लास्ट वन जो उसने हमें बताया है वो है सोडियम। सोडियम को जब आप बर्न करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, Na2O। Na2O, 2 ऑक्सीजन है, इसको 2 करेंगे, यहाँ 4 करना पड़ेगा। 4 मोल सोडियम के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। 4 मोल सोडियम होगा 1 मोल, मतलब 4 टाइम लेस ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन 1 मोल अगर आप सोडियम करेंगे तो जारी बात है इसका 4 टाइम लेस, तो 1 को आप डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनेगा 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आप ये देखें कि सबसे कम मोल ऑक्सीजन के कहाँ चाहिए। जारी बात है सोडियम को जब 1 मोल सोडियम आप बर्न करेंगे तो वहां पर सबसे कम मोल ऑक्सीजन के आपको चाहिए होंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन में आकर सोडियम टिक कर देंगे, दिस इज द आंसर। अच्छा, इस तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 12। यही बड़ा आसान है। इसके अंदर एक हाइड्रोकार्बन है। अब देख रहे हैं अभी तक हम जितनी भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें इक्वेशन इन्वॉल्व है बेसिकली। अब इसके अंदर हाइड्रोकार्बन है CXHY, हमें नहीं पता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, यही वो आपसे पूछना चाहेगा। कह रहे जब आप इस हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है आपके पास और वाटर बन रहा है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है उसने आपको मैस बता दिया है 35.2 ग्राम, और वाटर कितना बना है 14.4 ग्राम। आपने बेसिकली इनके मोल्स पहले फाइंड आउट कर लें। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 35.2 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला मैस होता है वो 44 होता है, तो मैं फार्मूला मैस से डिवाइड करूंगा तो इसके जो मोल्स आ रहे हैं वो 0.8 आ रहे हैं। इस तरह वाटर के भी मैं मोल्स निकालता हूँ। मैस इन ग्राम इज गिवन 14.4 डिवाइडेड बाय इट्स फार्मूला मैस 18, तो ये भी 0.8 आ रहा है। और जो हाइड्रोकार्बन के उसने मोल लिए हुए कितने लिए हुए हैं, 0.2 लिए हुए हैं। तो ये आपके पास मोल्स आ गए हैं जी, हाइड्रोकार्बन के मोल्स भी, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल भी और वाटर के मोल भी। अब आप क्या करें, इनको होल नंबर रेशो में इनको सिंप्लीफाई करें, इनकी रेशो निकालें इन मोल्स की। तो रेशो निकालने के लिए मैं लीस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड करता हूँ, 0.2, 0.2 एंड 0.2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी 1, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4। अब आप देखें, अब आपके पास इक्वेशन ये बनेगी कि 1 मोल ऑफ CXHY जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर इज फॉर्म। अब ये 4 आपको ये बता रहा है, ये 4 आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर जो X होगा ना, कार्बन की वैल्यू वो 4 होगी, तो C4। और इसी तरीके से ये हाइड्रोजन यहाँ टोटल कितने हैं आप देखें, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 8 है, 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो Y की वैल्यू होगी वो 8 होगी। तो ये जो फॉर्मूला आपका बनेगा C4H8। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आएँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपने सिंपल इक्वेशन को बैलेंस करना है, और जो ही आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जो कंपाउंड वो बर्न कर रहा है वो है फास्फोरस ऑक्साइड P4O10। आपको याद होगा ये ओ लेवल्स के अंदर जो आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ा था उसके अंदर भी ये इक्वेशन आपने वहाँ पढ़ी थी कि P4O10 है, इसको आप बर्न करें किसके साथ, आपने इसको बर्न करना है, आपने इसको बर्न करना है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आप इसको बर्न करेंगे, उसने प्रोडक्ट भी बता दिया मजे की बात, प्रोडक्ट है CA3PO4 ट्वाइस, ये है। अब आप देखें वो आपसे क्या पूछता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल। अच्छा, इसको तो आपने 1 कर दें, इसको आपने चेंज नहीं करना। 1 मोल P4O10 के लिए कितने मोल कैल्शियम ऑक्साइड आपको चाहिए, तो बड़ा ही सिंपल, आप देखें कैल्शियम यहाँ कितनी है जी, 3 है, तो आप पहले यहाँ पर 3 लगा कर देखें 1 मिनट के लिए। हम पहले 3 लगाते हैं इधर। अब देखिए उसने गलत तमाम जो रॉन्ग आंसर्स हैं वो भी साथ में दिए होते हैं कि बच्चा 3 लिखेगा और फ़ौरन यहाँ कर देख लेंगे भी। आप इसको फिर और चेक करें, फास्फोरस कितनी है जी, यहाँ देखें फास्फोरस कितनी है जी, फास्फोरस आपके पास यहाँ पर आ रही है 2, ठीक है।
फास्फोरस यहाँ पर 2 है आपके पास, आप देखें, और यहाँ पर फास्फोरस कितनी है आपके पास, रिएक्टेंट वाली साइड पर P4 है, 4 फास्फोरस है, प्रोडक्ट वाली साइड पर 2 फास्फोरस है। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तब आपके फास्फोरस इक्वल होंगे। जब आप यहाँ 2 लगाएंगे तो कैल्शियम कितने हो जाएंगे जी, Ca3, और पीछे कैल्शियम के पीछे 2 लगा हुआ है, तो कैल्शियम 6 हो गए हैं। तो अब आपको यहाँ पर ये काट कर 6 लगाना है। अब आप चेक कर सकते हैं योर इक्वेशन इज बैलेंस, तो जो आपका आंसर होगा वो 6 होगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि सीमेंट वर्क्स रोस्ट 1000 million tons of limestone per year and a further 200 million tons is roasted in kilns to make lime. What is the total annual mass output of carbon dioxide? अच्छा, अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स इन मिलियन टन्स को देखकर घबरा जाते हैं कि ये अब हम क्या करें। तो मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इक्वेशन बनाएं जी कैल्शियम कार्बोनेट को रोस्ट होने की। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ कितना है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसको जरा मैथ्स में कन्वर्ट करें। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, तो 48 प्लस 12 प्लस 40 ये 100 ग्राम्स बनेगा। अगर मैं आपसे अभी फिलहाल कैल्शियम ऑक्साइड को स्किप करके कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, राइट। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मैस 100 है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना होगा, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, 2 जा 32, तो ये 44 ग्राम आ जाएगा। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ ये समझाना चाह रहा हूँ कि यूनिट्स आप अगर चेंज भी करें ना तो रेशो सेम रहती है। सपोज 100 ग्राम of calcium carbonate produces 44 ग्राम of carbon dioxide, ग्राम्स, ठीक है, 44 ग्राम दे रहे हैं। अगर मैं 100 ग्राम की जगह 100 किलोग्राम ले लूं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 44 किलोग्राम बनेगा। अगर मैं 100 किलोग्राम की जगह 100 टन्स ले लूं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 44 टन्स बनेगा। रेशो सेम रहती है, आप यूनिट अगर चेंज भी करें रेशो सेम रहेगी। अगर मैं 100 टन्स की जगह 100 मिलियन टन्स लूं, 100 मिलियन टन्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 44 मिलियन टन्स बनेगा। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप यूनिट चेंज करते जाएं रेशो सेम रहती है। तो 100 मिलियन टन्स 44 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन में वो कितना यूज कर रहा है, क्वेश्चन में वो यूज कर रहा है 1000 मिलियन टन और एडिशनल 200 मिलियन टन, टोटल कितना हो गया 1200 मिलियन टन। It's 2 o'clock. तो आप यहां देखें कि 1200 मिलियन टन कितना बनाएगा जी, 1200 मिलियन टन आपको कितने मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर देगा, x। तो आप यहां से अगर x की वैल्यू निकाल लें, x इज इक्वल टू 44, x इज इक्वल टू, ये आपकी रेशियो सिर्फ यही है, ठीक है। अब आपने इसकी रेशियो बनानी है इसकी, तो 1200 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, तो 1200 टाइम्स 44 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 528 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो अब आप यहाँ पर जरा क्वेश्चन देखें तो आपको 527 जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो आपको मिल गई है, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, या नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ लेकिन इक्वेशन मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको ये और है लाइमनाइट, लाइमनाइट एक और है FeTiO3, इसको हीट करता है तो क्या बन रहा है देखें, क्वेश्चन से आप इक्वेशन खुद बना सकते हैं। TiO2 बन रहा है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, आप इससे TiO2 निकाल दे तो आपको पता चलेगा पीछे आयरन ऑक्साइड बच गया। अब आप यहां पर वही काम आप करेंगे जी, मोल्स देख लेंगे कि 1 मोल ऑफ लाइमनाइट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड, फिर उनके मैसेज निकालें, उन मैसेज के साथ पहले ग्राम्स की यूनिट कर लें और फिर यहां पर वो टन्स का पूछ रहे हैं, तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन की ये कॉपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। यस, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि वो ये कह रहा है कि गाड़ियों के अंदर जो एयर बैग्स होते हैं
और जब गाड़ियाँ हिट करती हैं तो इनके एयर बैग्स जो है ना, उनमें जो कार्स के जो एयर बैग है वो इन्फ्लेट करते हैं रैपिडली ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस उस बैलून में, उस एयर बैग में फिल हो जाती है। द नाइट्रोजन इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये है जी NaN3 सोडियम एजाइड। ये पहले डिकम्पोज होगा, सोडियम बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगी। और ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम फर्दर आकर KNO3 से रिएक्शन करके मजीद नाइट्रोजन गैस बनाएगा। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर फॉर्म्ड प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ सोडियम एजाइड। अब देखें, आपके पास जो नाइट्रोजन गैस जिसकी वो बात कर रहा है वो दोनों इक्वेशंस में बन रही है। तो बेसिकली अब आपको दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आपने कंबाइन करना है। दूसरी चीज आप ये देखें कि अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन सोडियम कितना बन रहा है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में सोडियम जो है ना 2 मोल बन रहा है, और सेकंड इक्वेशन में उसने सोडियम कितना यूज किया है 10। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर फर्स्ट इक्वेशन में 2 मोल सोडियम बन रहा है तो सेकंड में वो 10 कैसे हो गया? 2 ही मोल नीचे यूज होना चाहिए था। तो अब आप पहला काम ये करेंगे कि ये जो सोडियम है ना, सोडियम जो कि दोनों इक्वेशंस को लिंक कर रहा है, बेसिकली इन दोनों इक्वेशन में जो कनेक्शन है वो सोडियम की वजह से। तो आप इन सोडियम के मोल्स को इक्वल करेंगे। नीचे 10 मोल है, ऊपर 2 है, तो इक्वल कैसे करें? ऊपर वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से। तो जब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी जरा देखें, वो बन जाएगी 5 2 10 हो गया ना। तो 10 मोल ऑफ NaN3 इट गिव्स, फिर आगे 5 2 10 मोल ऑफ सोडियम, और 5 3 15 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसी तरीके से नीचे वाली इक्वेशन मैं ऐसे लिखता हूं, 10 मोल ऑफ सोडियम प्लस 2 moles of potassium nitrate, it gives K2O plus 5 moles of Na2O plus N2। अब आप इन इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख दें। जब आप कंबाइन करके लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा। अब जरा देखें, मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, और जो दोनों साइड पर सेम होंगे उनको हम कैंसिल भी कर देंगे। 10 मोल ऑफ NaN3, 10 मोल ऑफ NaN3, पहले दोनों इक्वेशंस के रिएक्टेंट तो ये मैंने लिख लिया है। अब दूसरी इक्वेशन के रिएक्टेंट लिख रहा हूं, 10 मोल ऑफ सोडियम, 2 मोल ऑफ KNO3, इट गिव्स। अब दोनों इक्वेशंस के प्रोडक्ट, ये वाली साइड अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये वाली साइड, 10 मोल ऑफ सोडियम, 15 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और आगे आ रहा है 1 मोल ऑफ K2O, 5 मोल ऑफ Na2O और नाइट्रोजन गैस। अब जो चीजें दोनों साइड पर सेम है उनको मैं कैंसिल करूंगा। सोडियम सेम है, दोनों साइड पर इसको कैंसिल करूंगा, और जो चीजें एक ही साइड पर आ रही हैं उसको इकट्ठा भी कर लूंगा। अब देखें इसमें कौन सी चीजें जो एक ही साइड पर आ रही हैं। ये तो ऐसी आएगा जी, 10 मोल ऑफ NaN3, 2 मोल्स ऑफ KNO3, इट गिव्स 15 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। इसको इकट्ठा करके लिखता हूं, 16 मोल ऑफ नाइट्रोजन, K2O और 5 मोल ऑफ Na2O। अब आप यहां पर एक चीज नोट करें कि आप जो क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है सोडियम एजाइड और नाइट्रोजन गैस का कनेक्शन, सोडियम एजाइड और नाइट्रोजन गैस, इनको आप अलहदा कर लें जी, इनके वो आपसे पूछ रहे हैं। तो यहां लिखें NaN3 और यहां लिखें नाइट्रोजन। इक्वेशन में देखें कितने कितने मोल हैं। सोडियम एजाइड के 10 मोल हैं और नाइट्रोजन के कितने बन रहे हैं? 16 मोल बन रहे हैं। तो 10 मोल ऑफ सोडियम एजाइड प्रोड्यूसेस 16 मोल ऑफ नाइट्रोजन। एक मोल कितना प्रोड्यूस करेगा जी? x। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालेंगे? क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 10, तो 1.6 इज द आंसर। तो आपके पास ये आंसर आ रहा है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको देखिए, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये सारे वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं जिनमें केमिकल इक्वेशंस इंक्लूडेड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी एक केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको बनानी पड़ेंगी, और देन आप ये बता सकेंगे कि अब वो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम और 1 मोल ऑफ सल्फर, इन सबको बर्न करें और बताएं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ यूज़ हो रही है। तो बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम को आप बर्न करें जी। मैंने ये पहले भी किया है, मैं चलें एक दफ़ा इसको फिर स्लो कर लेता हूँ। ये आपने मैग्नीशियम को पहले बर्न किया, पहले आप चलें जनरल इक्वेशन बनाएं। ये 2 मोल्स, 1 मोल के लिए आपने बनानी है। 1 मोल के लिए क्या होगा कि इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें बस। वो ये 1 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने कहा है आपको कि 1 मोल ऑफ मेटल को बर्न करना है। ये तो 2 मोल मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए था। अब 1 मोल ऑक्सीजन को आपने बर्न करना है, तो अब आपके पास 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी,
ये तो आपको पता चल गया एक। दूसरा वो अब आ रहा है एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम का मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन चलें फिर इस एक दफ़ा कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम को जब मैं बर्न करता हूँ तो क्या बनता है, ऑक्साइड Al2O3, और ये 2 मोल्स है और ये 3/2 है, और 3/2 को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, 1.5 लिख देता हूँ, 1.5। अब वो कह रहा है कि एक मोल को बर्न करना है, तो एक मोल को बर्न करने के लिए मैं सब पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 1.5 का हाफ क्या हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है आपके पास 0.75 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आपके पास ही दूसरा आ रहा है। और सल्फर के लिए तो डायरेक्ट ही आप लिख देंगे कि एक मोल जब सल्फर बर्न करेंगे तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए, सल्फर के लिए, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम मैग्नीशियम। तो मतलब आपको ग्राफ अब ढूंढना है। मैग्नीशियम के लिए सबसे कम है, देखें 0.5, एल्यूमिनियम के लिए ज़्यादा है 0.75, और सल्फर के लिए सबसे ज़्यादा 1 मोल। तो ठीक है जी, यहाँ तक हम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जिसके अंदर फाइंडिंग द फार्मूला, ठीक है।